हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अब हमने आपके लिए शुरू कर दिया है संडे धमाका। मीन्स आपको अब हर संडे 5:30 के करीब केमिस्ट्री के मिक्सचर क्वेश्चंस मिला करेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। कहने का मतलब है हम आपके सामने जो भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे उनका हम एक्सप्लेन भी करेंगे और ये जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। अब आपकी पढ़ाई में जो है वो असली मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम आपको टॉपिक प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, जहां पर आप खुद को चेक करोगे और देखोगे कि हम आगे के टॉपिक के लिए कितना तैयार हैं। तो आप सभी लोग इस संडे धमाका को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट एग्जाम, बीएचयू, जीएसबीएम पैरामेडिकल एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान रखना, अब आपको जो केमिस्ट्री की वीडियो है वो हर दिन 5:30 के करीब ही मॉर्निंग में मिला करेगी, चाहे टॉपिक की हो, चाहे मॉक टेस्ट की हो, चाहे ये मिक्सचर क्वेश्चंस हो। आपको सभी की जो वीडियो है वो मॉर्निंग 5:30 के करीब मिला करेगी। तो फिर बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से कि क्लोरोपिक्रिन किस अभिक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। जो क्लोरोपिक्रिन है वो किस अभिक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। तो देखो, जो क्लोरोपिक्रिन जिसका दूसरा नाम अश्रु गैस भी होता है, इसका जो प्राप्त किया जा सकता है ये क्लोरोफॉर्म पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया द्वारा। जब क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तब क्लोरोपिक्रिन या फिर अश्रु गैस का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है हम आपको रिएक्शन करके भी दिखाते हैं। देखो होता क्या है, जब CHCl3 ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, इसकी क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, HNO3 के साथ जब कराई जाती है, तब आपका बन के तैयार होता है क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2। इसे अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। जल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, याद रखना, क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो HNO3, वो भी तनु HNO3 होना चाहिए, जो नाइट्रिक अम्ल है वो तन होना चाहिए, उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो देखो होगा क्या, जब हम मैग्नीशियम, जो आपका ये मैग्नीशियम धातु है, इसकी क्रिया जब HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब बनके किसका निर्माण होता है, पहले तो बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो उत्पन्न हो जाएगी या फिर बाहर निकल जाएगी। मुझे यही पता करना था कि ऐसी कौन सी धातु है जिसकी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा दी जाती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है या फिर उत्पन्न हो जाती है। तो मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जिसकी क्रिया तन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, देखो हम जो भी रिएक्शन कराएं या कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा में बताएं तो उन सभी पॉइंट को कॉपी में जरूर नोट डाउन किया करो, जिससे कि आपको याद रहे और आप बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा Mg मैग्नीशियम, ये सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि CF2 डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? टेफ्लॉन की, व्यूना एस की, वेकेलाइट की या फिर पॉलीथीन की? आपको ये बताना होगा कि CF2 डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, मीन्स इसकी जो क्रिया कराने पर इनमें से किस क्या हमें प्राप्त होता है। तो देखो ये बहुलक चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। होता क्या है हम आपको क्रिया करके समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये किसकी इकाई है। होता क्या, ये है हमारी CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये हमारी जो इकाई है, ये जो हमारा टेट्राफ्लोरोएथीन है, इसका नाम लिख लेना आप, टेट्राफ्लोरोएथीन। जब हम इसका कराते हैं बहुलकीयकरण, क्या कराते हैं, बहुलकीयकरण जब हम इसका कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। ये है हमारा क्या, टेफ्लॉन। ये क्या है, टेफ्लॉन। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। तो याद रखना CF2 डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जो आपकी ये जो CF2 लिखा हुआ है टेट्राफ्लोरोएथीन, ये हमारी टेफ्लॉन की इकाई है। जब हम टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलकीयकरण कराते हैं तब हमें किसका निर्माण होता है, टेफ्लॉन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि एक अवाष्पशील विलेय के लिए, एक अवाष्पशील विलेय के लिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है, या फिर विलायक का वाष्प दाब शून्य होता है, या फिर विलेय का वाष्प दाब शून्य होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखो एक अवाष्पशील विलेय के लिए बात की जाए तो विलेय का जो वाष्प दाब होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, अवाष्पशील के लिए। अवाष्पशील का मतलब क्या है, जो वाष्प अवस्था में चेंज ना हो सके। और जब तक कोई भी विलेय पदार्थ वाष्प अवस्था में चेंज नहीं हो पाएगा तो वो दाब क्या लगाएगा, क्योंकि दाब कब लगेगा, जब कोई भी यदि हमारा विलेय या फिर विलायक है वो वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है। जब ये वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है तो इसके जो कण होते हैं वो इस पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो इसे कहा जाता है वाष्प दाब। लेकिन हमारा जो विलेय है वो अवाष्पशील है, मीन्स ये वाष्प अवस्था में चेंज नहीं हो सकता है। तो जो विलेय का यहाँ पर वाष्प दाब होगा वो शून्य होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो हम जो भी क्वेश्चन लेकर के आए वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से, और आप इनसे खुद को चेक कर पाओगे कि हम आगे के टॉपिक के लिए कितना तैयार हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो मन में तो आप कमेंट कर देना, हम आपको जब नेक्स्ट संडे के दिन लेकर के आएंगे उसमें हम आपको वो क्वेश्चन जरूर समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है। देखो एक बात और आप सभी लोगों से कहनी थी, आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस संडे धमाका को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, टॉपिक भी लाते हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट भी तैयार करते हैं, और हम आपके लिए अब नया सेक्शन भी हमने शुरू कर दिया है जो कि संडे धमाका से, जहां पर आपको केमिस्ट्री के मिक्सचर क्वेश्चंस मिला करेंगे। तो यदि आप शेयर करोगे तो हमारा और अच्छा मन लगेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है, मोलरता है या फिर मोललता है, मोल भिन्न है या फिर भार प्रतिशत है। तो देखो जो ताप पर निर्भर होती है वो मोलरता होती है, जिसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। हम आपको मोलरता हुई, मोललता हुई, मोल अंश, अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि के सवाल, ये सभी के हम सवाल भी लगवाएंगे। जो आपको ये जो आपके मोललता है, मोलरता है, मोल भिन्न है, जिसे मोल अंश भी कहा जाता है, नॉर्मलता हुए, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सभी जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है वो आपको
विलियन जो चैप्टर है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत जल्द हम आपके लिए ये टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे और हमने विचार किया कि हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू कर दें। ठीक है, जो आपकी कार्बनिक रसायन है उसको भी हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो आपकी ये जो ग्लोबल साइंस IQ है इसको थोड़ा और बड़ा करिए, जिससे कि आपकी लाइव क्लास चलने लगे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और मेरा मन लगे और कंटेंट अच्छे से अच्छा लेकर के आए। तो देखो, जो मोलरता है वो ताप पर निर्भर है। क्यों है? तो देखो, मोलरता और जो नॉर्मलता होती है वो ताप पर आधारित होती है, क्योंकि ये विलयन के आयतन पर निर्भर है और आयतन ताप पर निर्भर होता है। देखो, जो मोलरता और नॉर्मलता होती है ताप पर आधारित क्यों है? यदि पूछ लिया जाए कि मोलरता और नॉर्मलता ताप पर आधारित क्यों है, तो देखो, एक इसका मतलब होता है क्योंकि जो आपके ये दोनों हैं वो आयतन पर निर्भर होते हैं। किस पर? आयतन पर। क्योंकि आपने फॉर्मूला सुना होगा, जैसे कि हम आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में? लीटर में। तो आप देख सकते हैं जो मोलरता है वो किस पर निर्भर है? आयतन पर। और बेटा, जो आयतन होता है वो टेम्परेचर या फिर ताप पर निर्भर होता है। ठीक है, जो आपका आयतन होता है वो किस पर निर्भर होता है? ताप पर। इसलिए मोलरता और नॉर्मलता की बात की जाए तो ये ताप पर निर्भर होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2+ आयन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है? 28 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपको ये जो Na2+ निकल जो दिया गया उस पर चार्ज दिया गया है 2+, उसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, हम आपको करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ये सब कुछ हम आपको सिखा भी चुके एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंतर्गत। हम क्या करेंगे? सबसे पहले Na का करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो निकल के आएगा 1s1 Na का जब हम करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। यही तो आपका निकल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है Na2+ का, मीन्स हम क्या करेंगे? Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाएंगे। जब हम Na2+ के करेंगे, अब 2+ का मतलब क्या है कि जब कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का दान करता है तभी तो इस पर प्लस चार्ज आता है। और निकल ने कितने इलेक्ट्रॉनों का दान किया? 2 इलेक्ट्रॉन का। मीन्स इसके मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके वाह्यतम कोश या फिर संयोजी कोश में से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा। यदि इसके वाह्यतम कोश की बात की जाए तो हमारा कौन सा है? 4s। यही तो हमारी वाह्यतम कक्षा होगी। जब हम इसमें से निकालेंगे तो हमारा बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। यही तो हमारा बचेगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। जब हम इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करेंगे तो हम सबसे वाह्यतम वाले कक्ष को ले लेंगे और उसमें कौन सा सब सेल है उसको देखेंगे और उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसको देखेंगे। तो हमारे सबसे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो भरे हुए 3d में। तब 3d को लेकर के इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। हमारा था 3d8। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो d सब सेल होते हैं उसमें अधिकतम कितने कक्षक होते हैं। तो देखो, जो इसमें ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो होती है 5। कितनी होती है? 5। अब इन कक्षकों में क्या भरना है हमें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं? 8।
आपको पता है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। सबसे पहले क्या करता है, क्लॉकवाइज। पहले सभी कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भर लेते हैं, यदि बचते हैं तो हम उन्हें एंटी क्लॉकवाइज भी भर लेंगे। तो हमारे देख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन भर गए और मेरे हैं कितने, 8, शेष कितने बचे, 3 को हम एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6, 7, 8। अब आप देख सकते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन जो थे वो कक्षकों में भर गए। मुझे निकालनी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब होते कौन से हैं, तो देखो जिनमें ओनली जिनका जोड़ा ना बने, कहने का मतलब है जिसमें क्लॉकवाइज तो इलेक्ट्रॉन घूमता हो लेकिन उनका जो एंटी क्लॉकवाइज दूसरा भाई है वो उनके साथ ना हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अयुग्मित माना जाएगा। इन 3 की बात की जाए तो तीनों जो है वो युग्मित हैं, मीन्स इनके तीनों के दोनों एक क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स दोनों इन तीनों के क्या बने हुए हैं, जोड़ा बने हुए। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घूम रहा है। लेकिन इन 2 की बात की जाए तो इनका जो दूसरा भाई है एंटी क्लॉकवाइज वो नहीं यहाँ पर है, तो मीन्स ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कैसे, अयुग्मित। तो यहाँ पर बात की जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित माने जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका गलनांक सर्वाधिक है, फॉर्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, प्रोपेनोइक अम्ल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो सर्वाधिक गलनांक होगा वो एसिटिक अम्ल का होगा, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है वह है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बायो में आपने पढ़ा भी होगा, विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग हो जाता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से ये क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपको केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है। तो हम आपको इन दोनों चीजों के बारे में बता देते हैं। जो विटामिन B1 है इसका जो केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र है वो C12H18Cl2OS होता है। इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। जो आपका विटामिन B1 है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H1894Cl2OS होता है। ठीक है, यदि इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो होता है थाइमीन। इसका जो V1 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम है वो थाइमीन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में धातु उपस्थित नहीं है, निम्नलिखित में से किस में धातु उपस्थित नहीं है, क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में, या फिर विटामिन C में। तो देखो जो विटामिन C है इसमें कोई भी धातु या फिर कोई भी मेटल उपस्थित नहीं होता है, इस पॉइंट को याद रखना। अब बात की जाए क्या क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 में पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जाती है। अब बात की जाए किसमें कौन सी धातु पाई जाती है तो हम आपको बता देते हैं। यदि बात की जाए क्लोरोफॉर्म की तो क्लोरोफिल जो है, सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल दिया गया है। जो क्लोरोफिल है इसमें जो मेटल पाया जाता है, धातु पाई जाती है वो Mg होती है। जबकि हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो इसमें Fe मीन्स आयरन धातु पाई जाती है। और विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट जो धातु होती है, जो मेटल होता है वो पाया जाता है। इन तीनों को जरूर कॉपी में नोट डाउन करने। जो आपका क्लोरोफिल है उसमें Mg, हीमोग्लोबिन में Fe और विटामिन B12 में CO धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है, नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि फेनिल मेथिल ईथर को HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर बनता है एथिल क्लोराइड, आयोडोबेंजीन, या फिर फिनॉल, या फिर
बेंजीन। आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना होगा और कमेंट करके जरूर बताना होगा कि आपको ये जो संडे धमाका है वो कैसा लगा। क्या आपको इसी प्रकार नेक्स्ट संडे को वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आई है हमारा जो संडे धमाका, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपके लिए नेक्स्ट संडे जरूर लेकर के आएंगे और इसका आंसर जो सही और अच्छे से देंगे हम आपको जो उसका रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे, क्योंकि यदि संडे तक का वेट करेंगे तब तक को शायद आप लोग याद भी भूल जाएंगे। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो आपको हम कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे कि सही दिया आपने या फिर गलत दिया। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।